नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे टारगेट एकेडमी में। कल हमने उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल, जिसको कि हम 3 कालखंडों में पढ़ेंगे: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भारत का इतिहास है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उत्तराखंड के इतिहास को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो हमारे भारत का इतिहास है, ठीक है, उसको हम 3 कालखंडों में पढ़ते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जैसे हमने उत्तराखंड का इतिहास कल पढ़ा था। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको भी हम 3 कालखंडों में पढ़ते हैं: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, पुरा पाषाण काल में आपको पता है मानव जंगलों में निवास करता था, मांस खाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके उसने विकास करना शुरू करा, चीजों को समझना शुरू करा। फिर मध्य पाषाण काल में आग की खोज होती है, वो हथियार बनाना शुरू करता है शिकार करने के लिए। धीरे धीरे करके फिर वो खेती की तरफ आता है। नव पाषाण काल में वो खेती करने लग जाता है। ठीक है, इसी तरह वो फिर उसके बाद ये टाइम पीरियड खत्म होता है प्रागैतिहासिक काल का। उसके बाद आता है आधे ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि होती है 2500 से 1700 ईस्वी तक। अब जो 2500 से 1700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो प्रमाण मिले, उसके जो साइट्स मिले हैं, जैसे लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, ठीक है, धौलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहूदड़ो हो गया। तो इस टाइप की जो हमें साइटें मिली हैं, तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि आधे ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके प्रमाण मिले, लेकिन वो सभ्यता समाप्त कैसे हुई उसके कोई भी साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल को। फिर ऐतिहासिक काल को हम 3 कालखंडों में पढ़ते हैं: प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो जो प्राचीन काल है, इसी से कोरिलेट करके हम उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। जो आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी है उत्तराखंड की, वो मिलती है धार्मिक ग्रंथों से। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। फिर ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल से। उस प्राचीन काल को समझने के लिए हमें जो भारत का प्राचीन काल है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो भारत का प्राचीन काल है वो शुरू होता है आपकी वैदिक सभ्यता से। ठीक है, कहां से शुरू होता है? वैदिक सभ्यता से। ठीक है, वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता आपको बताया आर्य आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से आने के बाद ये भारत में बसे थे। ठीक है, भारत में बसने के बाद इन्होंने वेदों की रचना करी, और वेदों की रचना करके धीरे धीरे, अब जैसे पहले जब मानव समाज में रहना शुरू करा, मानव ने बसना शुरू करा, इकट्ठा एक समुदाय में रहना शुरू करा, उसके बाद धीरे धीरे करके गांव बने, उन्होंने एक जगह रहना शुरू करा, तो वहां खेती करने लगे। खेती करने लगे तो एक समाज बनने लगा। ठीक है, पहले ग्राम बने, फिर ग्राम से जनपद, उसके बाद महाजनपद। उसके बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद से पहले हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। उसके बाद जो प्राचीन इतिहास को है वो हम पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पढ़ते हैं हम वैदिक सभ्यता, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म, चलो ये बौद्ध धर्म तो अलग चीज होगी। उसके बाद पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद का काल, जब मानव समाज में रहना शुरू करा तो पहले गांव बने, फिर उससे जनपद बने, फिर महाजनपद। ठीक है, तो इन महाजनपद 16, टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो जो इनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल जनपद था वो था मगध। तो मगध ने अपनी जो राज्य को है एक्सपेंड करना शुरू करा। एक्सपेंड करने के बाद धीरे धीरे करके वो बड़ा बनता गया, और इन 16 जनपदों में से सबसे पावरफुल जनपद निकला अपना मगध। मगध जनपद की जो लोकेशन है वर्तमान में वो बिहार में था। ठीक है, उसके आसपास के थे वैशाली, अवंती। ठीक है, तो उसने धीरे धीरे करके उनको अपने राज्य में मिलाना शुरू करा, एक दूसरे जनपदों को। तो धीरे धीरे करके वो बड़ा बनता गया। ठीक है, तो हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है इतिहास की। यहाँ से पढ़ते हैं जो मगध वंश से हम पढ़ते हैं, फिर महाजनपद में मगध पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मगध।
मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में जो राजा हुए उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें हर्यक वंश। जो जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी वो था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश में हम अलग अलग राजा पढ़ते हैं, जैसे अपना बिंबिसार हो गया। ठीक है, बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा उदयन। तो इस तरीके से हम हर्यक वंश का काल पढ़ते हैं। फिर हर्यक वंश जब समाप्त हो जाता है उसके बाद आता है, इसको समाप्त करता है शिशुनाग करके। तो शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश की समाप्त करता है नंद वंश। ठीक है, कौन करता है? नंद वंश। ठीक है, यहां तक समझ में आया। शिशुनाग को खत्म करता है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद फिर स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, यहां लिख लेता हूं। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए? जैसे यहाँ पे शिशुनाग हो गया राजा, यहाँ पे नंद वंश में महापद्मनंद, घनानंद। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। फिर घनानंद को जो चाणक्य के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो घनानंद अपना एक शिष्य होता है उसका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो घनानंद को खत्म करने के लिए उसकी योजना बनाता है। तो वहां से स्थापना होती है मौर्य वंश की। ठीक है, तो मौर्य वंश में हम राजा पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम बिंदुसार। बिंदुसार के बाद पढ़ते हैं हम अशोक, और इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य का डाउनफॉल चलता है। ठीक है, तो जो ये मौर्य साम्राज्य है ये लगभग भारत के अधिकांश हिस्से में इसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था, बल्कि भारत में नहीं बल्कि इसके भारत से बाहर ईरान तक इसका साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य वंश का अशोक के टाइम तक। इसके बाद इसका डाउनफॉल चलता है। फिर डाउनफॉल होने के बाद इसका जो अंत होता है, उसके बाद मौर्य वंश हो गया। उसके बाद आता है इसका शुंग वंश। ठीक है, इसके बाद आता है शुंग वंश। फिर शुंग वंश के बाद आता है अपना कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। जब सातवाहन वंश खत्म हो जाता है उसके टाइम पीरियड में जो मौर्य वंश था, इसी के टाइम पीरियड में क्या होते हैं, जो भारी आक्रमण होते हैं। ठीक है, तो जो बाहर के विदेशों से जो आक्रमण होते हैं उसमें कौन कौन आक्रमण करते हैं मौर्य काल के टाइम पे? जैसे अपना इंडो ग्रीक हो गए। ठीक है, शक हो गए, कुषाण हो गए। ठीक है, तो ये पल्लव हो गए। ये लोग आगे भारत में कुछ हिस्सों में कब्जा करके वहां पे शासन करने लग जाते हैं। कौन कौन से करने लग जाते हैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में भारत जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनमें से कौन कौन से शासन करते हैं? इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। ठीक है, अब कहानी आती है कुषाण। जब कुषाण में जो सबसे प्रतापी राजा होता है कनिष्क, वो लगभग भारत के उत्तरी क्षेत्र में और मध्य एशिया का जो क्षेत्र होता है और जो चाइना का कुछ पार्ट, वहां ये शासन करता है। ठीक है, तो इसके टाइम पे शक्ति इसके पास बहुत थी। उसके बाद इसके भी डाउनफॉल चलता है साम्राज्य का, कुषाण का। कुषाण के बाद आते हैं अपने इनके सामंत गुप्त साम्राज्य। ठीक है, अब गुप्त के बाद आते हैं अपने वर्धन वंश। वर्धन के बाद आता है, ठीक है, वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश में हर्षवर्धन। गुप्त में समुद्रगुप्त हो गए, जैसे प्रतापी राजा होते हैं। वर्धन वंश में हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ना ही इसने शादी की थी और ना ही इसके बच्चे थे, तो उसके बाद इस साम्राज्य का भी डाउनफॉल चलता है और जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। जैसे परमार वंश हो गया, ठीक है, चौहान वंश हो गया, और इस तरीके के कई राज्य स्थापित हो जाते हैं। जैसे साउथ में चोल हो गया, पल्लव हो गए, ठीक है, चालुक्य हो गए, राष्ट्रकूट हो गए। तो ऐसे साम्राज्यों में डिवाइड हो जाता है। और जब उसके बाद फिर विदेशी आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं। अरबी, तुर्की, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनवी, ये आते हैं। फिर गौरी आता है 1191 में। फिर यहाँ से मिडावल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक ब्रीफ समरी बताई भारत के इतिहास की। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास।
अब जो प्राचीन काल था उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, यहां तक लिख लेना। उसके बाद जो प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे कुड़िंद। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कुड़िंद। ठीक है, कुड़िंद के बाद पढ़ेंगे हम, कुड़िंद हो गया, और कुड़िंद के बाद पढ़ेंगे शक, कुषाण, कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर। उसके बाद हम कार्तिकेयपुर वाले ही क्या करते हैं, इसको हम बात पढ़ते हैं मिडाइवल में, यहां पढ़ते हैं कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी के बाद पढ़ते हैं हम, कत्यूरी के बाद पढ़ते हैं यहाँ पे हम चंदवंश। चंदवंश के बाद पढ़ते हैं पंवार वंश। ठीक है, पंवार वंश के बाद पढ़ते हैं हम यहाँ पे गोरखा शासन। ठीक है, गोरखा शासन के बाद हम आ जाते हैं आधुनिक काल, यहां पढ़ते हैं ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद पढ़ेंगे हम लास्ट में अपना राज्य आंदोलन, राज्य गठन के आंदोलन। ठीक है, के आंदोलन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी उत्तराखंड की हिस्ट्री को कवर करेंगे। जो कुड़िंद है वो समकालीन थे अपने मौर्यों के। ठीक है, ये जो लोग थे ये समकालीन थे मौर्यों के। मैंने बताया था जैसे मौर्यों के टाइम पे विदेशी आक्रमण हुए, तो जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो शक, कुषाण इनके हुए थे। ठीक है, तो जो शक थे उन्होंने कुड़िंदों की सत्ता को छीनकर जो तराई क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है नीचे वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या करा, कब्जा कर लिया। ठीक है, और तराई क्षेत्र पर राज करने लग गए, और कुड़िंद जो थे वो अपना पर्वतीय क्षेत्र पे ही शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद कुषाण आए, कुषाणों ने शकों को खत्म कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया, और कुषाणों को समाप्त करा नागों ने, फिर नागों को समाप्त करा मौकरी ने। ठीक है, इस तरीके से। और जो ये कार्तिकेयपुर था ये था अपना पर्वतीय क्षेत्र पे। ठीक है, एक राज्य था। इसी टाइप से फिर ये जो लोग हैं कार्तिकेयपुर, ये अपनी राजधानी को कहाँ ले जाते हैं, कत्यूरी घाटी। ठीक है, कत्यूरी घाटी में ये लोग अपना शासन कर रहे होते हैं। फिर इसी बीच में, इसी टाइम पीरियड में चंद्रवंश का एक जो राजा होता है सोमचंद, ये आता है अपना इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से ये आता है, और वहां पे राजा की पुत्री से शादी करता है। ठीक है, और अपना राज्य स्थापित करता है चंद के नाम से। ठीक है, इसी तरह इसी के पैरेलल में पंवार वंश, ये तो था कुमाऊं में, चंपावत में। ठीक है, ये अपना राज्य स्थापित करता है चंपावत में। और जो पंवार था ये आया था सौराष्ट्र से, यानी गुजरात से। ठीक है, परमार वंश का था। ठीक है, तो वहां से ये आता है, और उत्तराखंड के जो चमोली नामक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आके चांदपुर गढ़ में अपनी राजधानी स्थापित करता है। ठीक है, तो वहां आके राजधानी स्थापित करता है किसकी, वहां पे जो राजा उसकी पुत्री से शादी करके। ठीक है, तो वहां पे स्थापना होती है पंवार वंश की। ठीक है, और जब ये चंद और पंवार वंश अपना क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो 1791 में, 1791 में जो है, तो जो सुदर्शन शाह है वो ब्रिटिश के पास जाता है और कहता है कि भाई गोरखाओं को हटाओ, इन्होंने हमारे साम्राज्य पे, हमारे पे कब्जा। तो ये ब्रिटिश लोग इनको भगा देते हैं। ठीक है, युद्ध होता है। ठीक है, संगोली की संधि होती है उसके बाद इनके साथ, गोरखाओं के साथ। ठीक है, जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके जब ब्रिटिश रूल करने लग जाता है, फिर इनके खिलाफ भी पूरे भारत में आपको पता ही है स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, तो कुछ उसकी जो है छाप है वो तरह भी पड़ती है। हालांकि ब्रिटिश इतना ज्यादा सख्त रवैया नहीं अपनाया उत्तराखंड के, क्योंकि वहां पे एक तो कम्युनिस्ट था, फिर वहां के लोग बहुत ही ईमानदार टाइप होते हैं, तो वहां पे नहीं इतना क्रूर भी रहा था, तो ज्यादा आंदोलन नहीं हुए। भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद जो है राज्य के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब तब तक उत्तराखंड में कोई राज करता था, क्या करना, उत्तर प्रदेश से अलग ही मांग शुरू हो चुकी, और जब वो शुरू होते होते फिर नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का होता है। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम पूरे उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे कुड़िंद वंश से। ठीक है, तो कुड़िंद वंश से हम शुरू करने जा रहे हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो
तो कुणिन वंश स्टार्ट करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं कुणिन वंश। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो कुणिंद थे वो समकालीन थे मौर्य वंश के। ठीक है, तो ये बात रही होगी तीसरी शताब्दी के आसपास की। ठीक है, जब कुणिंद वंश की जो जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है हमें सिक्कों से। ठीक है, उनकी मुद्राओं से, कहीं ना कहीं से तो हमें किसी चीज की जानकारी मिलती है, तभी तो हम उसके आधार पे ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ थी। तो ये चीज हमें कैसे पता लगी कि कुणिंद वंश यहाँ पे थे? तो उनके जो मुद्राएं थी वो हमको मिली हैं, वो 3 प्रकार की मुद्राएं हमें मिली हैं। ठीक है, तो कुणिन वंश की जो जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, नहीं सॉरी, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। पहली हो गई अमोघ भूति। ठीक है, दूसरी होगी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा प्रकार की। ठीक है, तीसरी होगी चन्नेश्वर प्रकार की। ठीक है, तो ये जो 3 तरीके की मुद्राएं हैं ये हमें मिली हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, जो कुणिंद थे वो रहते थे उत्तराखंड के इस वाले पार्ट में, राज करते थे। ठीक है, और जो उनकी मुद्राएं मिली हैं, एक पहली मिली है अमुक भूति प्रकार की, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की, तीसरी चन्नेश्वर प्रकार की। तो जो अमुक भूति जो कुणिंद वंश का जो था, जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। ठीक है, अमुक भूति। अब इसकी जो अमुक भूति है, इसकी 2 प्रकार की मुद्राएं मिली है। एक मिली है ताम्र और एक रजत। एक रजत प्रकार की और एक ताम्र प्रकार की। ठीक है, ताम्र प्रकार की। ठीक है, अब जो इसकी मुद्रा मिली है इसको क्लियर कर देता हूं। जो रजत प्रकार की मुद्राएं मिली हैं वो कुछ इस प्रकार की थी। ऐसा एक ऐसा सिक्का होता है। ठीक है, इनका सिक्का था। जो सिक्का था उसके चारों ओर यहाँ पे एक लेख लिखा हुआ था। ठीक है, लेख था अमोघ अमोघ भूति महर्जस। ठीक है, लेख था आपका कुणिंदस अमोघ भूति महर्जस। ठीक है, कुणिंदस अमोघ भूति महर्जस, और बीच में एक यहाँ पे एक हिरण बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक हिरण बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एक हिरण बना हुआ था यहाँ पे, देवी देवी का चित्र था। ठीक है, तो ये हिरण इस देवी को देख रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार की एक मुद्रा मिली है। ठीक है, वो थी रजत प्रकार की। अब इसमें लिखा हुआ था यहाँ चारों ओर अमोघ भूति, लिखा था इसमें कुणिंदस अमोघ भूति महर्जस। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था महर्जस। ठीक है, इस टाइप से एक मुद्रा मिली थी। ठीक है, तो ये रजत प्रकार की थी। सेम इसी प्रकार की ताम्र प्रकार की भी मुद्रा थी। ठीक है, तो ये था पहली मुद्रा जिससे हमें जानकारी मिलती है कुणिंद वंश की। ठीक है, उसके बाद है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अब जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो उसमें हमें 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, वो कौन कौन से थे? शिवदत्त, हरिदत्त, शिवदत्त हो गया, हरिदत्त हो गया। ठीक है, गौमित्र हो गया, आशेर हो गया,
ठीक है, आशेक हो गया। उसके बाद राजा शिवरक्षित हो गया, ठीक है, शिवरक्षित हो गया आपका। मगभट शिवपालित, मगभट शिवपालित, एक और रह गया, 3 1 4, और एक हो गया आपका शिवदत्त हो गया, आशेक हो गया, और एक विजयभूति। ठीक है, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं उसी से पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप भी अपने नोट्स बनाइए इसी तरीके से। तो ये 8 राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। इनकी मुद्राएं अलग अलग जगह से, कुछ तो इनके ब्रिटिश संग्रहालय में है, ठीक है, कुछ कहीं पे है, ठीक है, तो ये अलग अलग जगह से हमें मिली हैं। तो ये है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, आप चन्नेश्वर प्रकार की मुद्राएं देखिए, चन्नेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी कुछ इसी टाइप का था। ठीक है, इसी टाइप की मुद्रा मिली है। उसमें एक देवी का चित्र है, ठीक है, एक देवी का चित्र है, उसमें एक हाथ में त्रिशूल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और चारों तरफ जो लेख लिखा हुआ है वो है भगवत चन्नेश्वर महान महान महामना। ठीक है, जो लेख है वो है भगवत चन्नेश्वर महामना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की मुद्राएं हैं जिनसे हमें जो कुलिंद वंश है इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, कुलिंद वंश की जानकारी मिलती है हमें इन 3 प्रकार की मुद्राओं से। अब देख लेते हैं कि जो 3 प्रकार की मुद्राएं हैं इसके बेस पे हम क्या क्या हमें जानकारी उपलब्ध है। तो जो कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था अमोघभूति। ठीक है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघभूति। ठीक है, अमोघभूति था, ये उस टाइम का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, अब कुलिंद के टाइम पे, उसी टाइम पे हमें एक शिलालेख मिलता है अशोक का। अशोक के शिलालेख से जानकारी मिलती है। शिलालेख जो कि कहां पे है? कालसी में। कालसी पड़ता है देहरादून में। शिलालेख जो कि कालसी में है। ठीक है, कालसी में है, से जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है कि जो कुलिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। मिलती है मिलती है कि कुलिंद मौर्यों के अधीन थे। कुलिंद मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, अधीन थे। ठीक है, ये जानकारी हमें वहां से मिलती है। जो अशोक का शिलालेख है, ठीक है, अशोक का जो शिलालेख है उसके बारे में देख लेते हैं। और जो कुलिंद थी, यहाँ पे लिख लेते हैं, कुलिंद पहली राजनीतिक शक्ति थी उत्तराखंड पे। कुलिंद पहली, ठीक है, कुलिंद पहली राजनीतिक शक्ति थी शासन करने वाली। ठीक है, कुलिंद शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, अब जो अशोक का शिलालेख है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ज्यादा जगह है नहीं बोर्ड पे।
अब बात करते हैं जो कालसी, जो हमें कालसी में जो अशोक का शिलालेख मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसकी खोज की थी जॉन फॉरेस्ट ने। कब की थी? 1968 में आई थिंक। ठीक है, 1860 में, सॉरी 1860 में इसकी खोज की थी। ये ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट कि जो इसमें लिखा हुआ है वो था कि जो इस अशोक इस क्षेत्र को जो का है अपरांत का है, इस क्षेत्र को अपरांत तथा यहाँ के लोगों को पुलिंद का है, तथा यहाँ के लोगों को पुलिंद का है, पुलिंद कहा है। ठीक है, तो इतनी सी हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, अशोक के शिलालेख थे। ठीक है, बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ठीक है, कुड़िंद के बाद अब देख लेते हैं शक। तो जो शक थे इन्होंने मैंने बताया था कि अभी हिस्ट्री में जो पढ़ाया था मैंने कि जो जैसे आईएसपी के इंडो मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनमें कुछ राज्यों में भारत के कुछ हिस्सों में ये शासन करने लगे थे, जैसे शक हो गए, कुषाण हो गए। ठीक है, इंडो ग्रीक, पल्लव। तो जो शक थे इन्होंने उत्तराखंड के जो कुड़िंद जो वंश था वो जो राज कर रही थी, उसके जो तराई वाला क्षेत्र है नीचे का कोटद्वार वाला हो गया। ठीक है, और अपना इधर गौविशाण यानी कि काशीपुर की साइड हो गया। ठीक है, जो तराई क्षेत्र है तो उस पे अधिकार कर लिया और कुड़िंदों को क्या कर दिया, वहां से भगा दिया। और कुड़िंद फिर पर्वतीय क्षेत्र में ही कर रहे थे। ठीक है, तो जो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, तो जो ये उत्तराखंड है, ठीक है, तो यहाँ ये पूरे में कुड़िंद का राज्य था। ठीक है, अब जो ये तराई वाला क्षेत्र है यहाँ क्या कर दिया, शकों ने राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और कुड़िंदों को कहां भगा दिया, पर्वतीय क्षेत्र की तरफ। तो कुड़िंद यहाँ चले गए। ठीक है, ठीक है, कुड़िंद ऊपर की साइड चले गए और नीचे शकों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया। तो जो इसकी जानकारी मिलती है, ये मिलती है हमें अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर से। ठीक है, इसकी पुष्टि, शकों की पुष्टि कौन करता है, शकों की पुष्टि करता है कि पुष्टि हमें अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर से मिलती है, क्योंकि शकों के जो देवता थे वो क्या थे, सूर्य। ठीक है, और ये मंदिर किसका है, सूर्य भगवान का। ठीक है, सूर्य भगवान का। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, कुड़िंदों से तराई क्षेत्र छीन लिया था, कुड़िंदों से तराई क्षेत्र छीन लिया था। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद अब जो शक थे वो तराई क्षेत्र पे राज करने लगे थे। ठीक है, अब जो इसके बाद आता है कुषाण वंश। ठीक है, इसके बाद आता है कुषाण। अब कुछ टाइम तक इन्होंने राज करा। अभी भी पर्वतीय क्षेत्र को कौन शासन कर रहे थे, अपने कुड़िंद, और तराई क्षेत्र पे शक। इसके बाद आते हैं तीसरा कुषाण वंश। अब कुषाण वंश के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है। कुषाण वंश की स्थापना की थी कुडुलकुडफिसस ने। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो प्रतापी शासक था वो था कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क ने, आपको पता होगा कि जो चाइना का भारत के ऊपर जो सिल्क रूट जाता है चाइना, जिससे यूरोपियों से व्यापार करता था, तो उस रूट पे भी उसका कब्जा था और वो कर वसूलता था। ठीक है, वहां से तो जो कनिष्क था उसने बहुत सारी जगह अपना साम्राज्य था, मतलब जैसे मध्य एशिया से लेके अपने उत्तरी भारत से लेके चाइना का उत्तरी क्षेत्र। तो इन्होंने कुछ हिस्सा अब
उत्तराखंड का भी, मतलब जहाँ पे आपने शक क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, वहां से उनको भगाया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कुषाण, कुषाण वंश। तो कुषाणों ने कनिष्क ने शकों को हराकर इनके तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब जो शक थे उनको हराया कुषाणों ने और उनके तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस टाइम भी कुणिंद अपने पर्वतीय क्षेत्र पर अपने राज कर रहे थे। ठीक है, और जो कुषाण कुषाण है, इनकी जो जानकारी मिलती है वो 3 जगह से मिलती है, वीरभद्र, गौविषाण और अपना मोरद्वार। वीरभद्र है वो अपना ऋषिकेश में पड़ता है। ठीक है, वीरभद्र कहाँ पड़ता है, ऋषिकेश में। गौविषाण काशीपुर में। ठीक है, और मोरध्वज ये पड़ता है आपका कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में। तो इन 3 जगह से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो गौविषाण कुषाणों का प्रमुख नगर था, ये कहा है कांति प्रसाद नौटियाल ने। ठीक है, ये कहा है कांति प्रसाद नौटियाल। ठीक है, कांति प्रसाद नौटियाल ने कौन सी बुक में, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं। ठीक है, आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं। ठीक है, इस पे इन्होंने इसकी जानकारी दी कि जो गौविषाण था वो कुषाणों का प्रमुख केंद्र था। अब जब कुषाण वंश में जो कनिष्क की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो कुषाण वंश में कोई शक्तिशाली राजा तो बचता नहीं है। उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। डाउनफॉल शुरू हो जाता है तो उत्तराखंड में भी छोटी छोटी जो तराई क्षेत्र है वो भी हट जाते, तो यहाँ पे छोटी छोटी राजा, छोटे छोटे वंश देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनमें से एक वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो है योद्धे वंश। ठीक है, अब योद्धे वंश की जानकारी हमें मिलती है इनके सिक्कों से। कुछ मिले हमें कालो का डांडा, जो लैंसडाउन है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं जी। तो जो योद्धे था उनके हमें जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई हैं कालो के डांडा, वर्तमान में जो अपना लैंसडाउन है। ठीक है, सिरमौर हो गया। ठीक है, सिरमौर हो गया आपका, और जौनसार भाबर क्षेत्र हो गया, जौनसार भाबर क्षेत्र हो गया। ठीक है, शिमला हो गया। तो इन जगहों से क्या है, योद्धे की जानकारी मिलती है। और जो उनका सिक्का था वो कुछ इस टाइप का था। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या थे, लेख थे, उसके चारों तरफ एक लेख लिखा हुआ था जिसमें लिखा था योद्धे गणय गणस्य जय। ठीक है, और जो अग्रभाग है, ठीक है, अग्रभाग में थी, अग्रभाग में कार्तिकेय देवता की चित्र बना हुआ था, पृष्ठ भाग में देवी का चित्र बना हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी एक मुद्रा प्राप्त हुई जो कि थी योद्धेयों की। ठीक है, तो इससे पुष्टि होती है कि भाई योद्धेयों ने भी यहाँ पे राज किया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सील वर्मन। ठीक है, एक सील वर्मन यज्ञ वेदिका मिली हमें। अब ये इस पे विवाद है, अब ये पता नहीं है कि ये योद्धे था या कुड़िंद था। ठीक है, इसकी एक यज्ञ वेदिका मिली है, देहरादून में पड़ता है, विकास नगर। ठीक है, विकास नगर, विकास नगर में गांव है बड़वाला। ठीक है, बड़वाला। ठीक है, ये पड़ता है पूरा टोटल देहरादून में भी वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पे एक यज्ञ वेदिका मिली है। ठीक है, ठीक है, यज्ञ वेदिका मिली हुई है, वो सील बर्मन की है। लेकिन ये जो सील बर्मन था ये पता नहीं है कि कौन से वंश का था, ये या तो योद्धे था या कुड़िंद था। ठीक है, तो इनमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो गुप्त काल था, जो कुषाण थे वो जब उनके सामंत हुआ करते थे गुप्त। ठीक है, तो जब उसका डाउनफॉल चला तो जो गुप्त का था, जैसे जो श्री गुप्त था उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, और स्थापना की गुप्त वंश की। ठीक है,
तो गुप्त काल का जो टाइम पीरियड था 275 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक 300 साल के आसपास इन्होंने राज किया। ठीक है, तो इन्हीं का इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, और आपको बताया श्रीगुप्त के बाद आया था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद आया था समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक दरबारी कवि था, कौन था? हरिसेन। दरबारी कवि। ठीक है, इसने एक अभिलेख बनवाया, कहां पे? इलाहाबाद में। ठीक है, उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, अभी जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें जानकारी मिलती है, जो इसने लिखा है। ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है कि जो पर्वतीय क्षेत्र था, जो उत्तराखंड के आसपास, जो ऊपर का हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, और जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र था, यहाँ एक राज्य हुआ करता था, करतरपुर राज्य। ठीक है, अब इसमें कई विद्वानों का मतभेद है कि जो इसमें लिखा था कि प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो करतरपुर राज्य का वर्णन मिलता है, ये कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यही क्या था? कुड़िंद कुड़िंद वंशी यहीं पे शासन करते थे। ठीक है, कुड़िंद वंशी यहीं पे शासन करते थे और इन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी कार्तिकेयपुर। ठीक है, कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं। ठीक है, कार्तिकेयपुर। पहले कुड़िंद वंश की राजधानी क्या थी? कालकूट। ठीक है, लेकिन जो इतिहासकार मानते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जिस राज्य का वर्णन मिलता है करतारपुर राज्य का, वो एक्चुअली में कुड़िंद वंशी है। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लगा रखी थी? कार्तिकेयपुर। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। तो जो गुप्त काल के टाइम पीरियड में ही हमें कुछ अलग अन्य वंशों की जानकारी मिलती है, जैसे एक तो करतरपुर की मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा हमें कुछ जानकारी अलग से मिलती है उनके शिलालेख से। ठीक है, जो करतरपुर था वो तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है उसकी जानकारी, लेकिन कुछ अलग ये क्लियर करता हूँ मैं, कुछ अन्य राजवंश हैं जिनकी जानकारी हमें उनके खुद के शिलालेख से मिलती है। ठीक है, जो कि देहरादून में है। ठीक है, छांगले इसका मिलता है देहरादून में, इनका शिलालेख मिलता है देहरादून में। ठीक है, लाखा मंडल शिलालेख। लाखा मंडल शिलालेख। ठीक है, और यहाँ मिलती है जानकारी, यहाँ भी लाखा मंडल शिलालेख से। दोनों कहाँ पड़ते हैं? देहरादून में। ठीक है, लाखा मंडल शिलालेख। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ पे जो छांगलेस है, इसके जो जानकारी मिलती है, ये 8वां राजा था। ठीक है, इसके अनुसार जो छांगलेस था वो 8वां राजा था। ठीक है, और ये जो शिलालेख है, सिंहपुर का राजवंश का शिलालेख, इसका जो 8वां राजा था वो छांगलेसी था, इसका नाम भी छांगलेस है, वंश भी छांगलेस है। ठीक है, जो ये सिंह राजवंश था, जो शिलालेख मिलता है लाखा मंडल में, वो किसका था? राज राजेश्वरी का। ठीक है, राज राजेश्वरी। ठीक है, राज राजेश्वरी का शिलालेख मिलता है। ठीक है, तो समझ आया? उसके बाद एक और राजवंश की जानकारी मिलती है, वो है नाग राजवंश। ठीक है, नाग यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, नाग, ये यहाँ लिख लेते हैं नाग। ठीक है, नाग राजवंश। अब जो नाग राजवंश की जानकारी मिलती है, ये मिलती है जो चमोली में गोपेश्वर है उसके त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर, ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से इससे जानकारी मिलती है 4 राजाओं की, 4 राजाओं की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है,
कौन कौन से? स्कंदनाग, विभुनाग, ठीक है, गणपति नाग और अंशुनाग। और अंशुनाग, ठीक है। कितना समझ में आया? ये 2 से 3 वंश की जानकारी उनके खुद के शिलालेख और त्रिशूल लेख से मिली है, ठीक है। अब जो गुप्त गुप्त काल का डाउनफॉल चला, ठीक है, उसके बाद आया था वर्धन वंश, ठीक है। तो वर्धन वंश से हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे वेनशांग से कुछ मिलती है, ठीक है, जब हर्षवर्धन का काल था, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ। अब जो गुप्त काल में वर्धन वंश था, वर्धन वंश में जो राजा था हर्षवर्धन, ठीक है, तो उसका जो बहनोई था, मतलब कि बहन का पति, ठीक है, वो उसके पास एक साम्राज्य, छोटा सा राज्य था, मौखरी, ठीक है, मौखरी राजवंश, उत्तराखंड के यूपी के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो वहां पे वो राज करता था, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती तो हर्षवर्धन ही उसको देखता है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। तो यहाँ पे जो इसका राजा हुआ करता था वो था हरिवर्मा, ठीक है। हरिवर्मा क्या करता है, जो उत्तराखंड में ये थे नाग, इनको समाप्त करता है, नागों की सत्ता समाप्त कर देता है, ठीक है, नागों की सत्ता समाप्त कर देता है, ठीक है, नागों की सत्ता समाप्त कर देता है और खुद यहाँ पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब आता है हर्षवर्धन, ठीक है, इसके बाद आता है हर्षवर्धन। ये बात है 6वीं शताब्दी के आसपास की, ठीक है, 6वीं शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब जो आता है हर्षवर्धन का शासनकाल, ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में जो ये जब मौखरी राजवंश की, मतलब उसकी जो बहनोई है हर्षवर्धन का, वो मर जाता है, तो ये किस में आ जाता है, वर्धन वंश में ही, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन है उसके टाइम पे एक चीनी यात्री आता है वेनशांग, ठीक है। तो वेनशांग है, उसकी जो पुस्तक है सी यू की, ठीक है। कौन यात्री आता है, वेनशांग, ठीक है। वेनशांग यात्री आता है, उसने एक पुस्तक लिखी, कौन सी की पुस्तक, सी यू की, ठीक है, सी यू की। इसमें जानकारी मिलती है ब्रह्मपुर राजवंश की, ब्रह्मपुर राज ब्रह्मपुर राज्य की, ठीक है, की जानकारी मिलती है, ठीक है, ब्रह्मपुर राज्य की इसमें मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है ब्रह्मपुर राज्य की, ठीक है। तो जो इसने अपनी जो वेनसांग था, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आता है और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की और कुछ टाइम तक वहां पे एज ए लेक्चरर या अध्यापक के पद पे रहा, ठीक है। तो उसके बाद जो उसने पुस्तक लिखी सीयू की, उसमें से हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि जो उत्तराखंड में जो राज्य था वो था ब्रह्मपुर राज्य, ठीक है। एक ब्रह्मपुर राज्य की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुर राज्य था, इसमें इसने बताया कि एक हरिद्वार को बोला इसने, हरिद्वार को मो यू लो मोइलो मोपिलो, ठीक है, पोहिलो मोपिलो है सर, पोहिलो पोली ही मोपिलो, पोली ही मोपिलो, जिसका मतलब है ब्रह्मपुर राज्य, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है ब्रह्मपुर राज्य, ठीक है। और सॉरी, मोहिलो मोपुलो का मतलब है ब्रह्मपुर राज्य, और हरिद्वार को इसने कहा
20 ली चीनी माप, ठीक है, ठीक है, 10 समझ में। तो हरिद्वार तो आइए देख लेते हैं हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो राज्य है उत्तराखंड में वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो उनमें से 4 वंशों का हमें विवरण मिलता है। पहला है शत्रुघ्न राज्य, सेकंड है ब्रह्मपुर राज्य, तीसरा है गौविषाण और चौथा सुवर्ण गौत्र राज्य। अच्छा, जो ब्रह्मपुर राज्य है उसके चर्चा हमें मिलती है वेदशांग की सीयूकी में। उसमें लिखा है कि जो हर्षवर्धन के काल में जो उत्तराखंड में जो राज्य है वो कौन सा था, अपना ब्रह्मपुर राज्य, ठीक है। यहाँ पे पौरव अपना शासन करते थे, किसके सामंत थे, हर्षवर्धन के। लेकिन जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो जो पौरव होते हैं वो पर्वताकार राज्य की स्थापना कर लेते हैं, अपना स्वतंत्र राज्य, ठीक है। और नाम किस नाम से जाना जाता है, पर्वताकार राज्य, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पर्वताकार, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो पौरव वंश होते हैं उसमें 5 अपने राजा होते हैं, विष्णुवर्मन, द्युतिवर्मन, वृषवर्मन, विष्णुवर्मन और अग्निवर्मन, ठीक है। अब पहले एक एक करके देख लेते हैं। जो शत्रुघ्न राज्य है वो अलकनंदा जो नदी है और गंगा यहाँ से जानी जाती है उसके पश्चिम में ये राज्य था, ठीक है। और साथ साथ सिरमौर जो हिमाचल प्रदेश में, इधर सारंगपुर, ठीक है। तो इसका इतना राज्य था। उसके बाद जो ब्रह्मपुर था वो अलकनंदा नदी या गंगा नदी के पूर्व की साइड में और रामगंगा नदी के पश्चिम में था, ठीक है। जो गौविषाण था वो क्या था, रामगंगा नदी के पूर्व की साइड। और जो सुवर्ण गोत्र राज्य था वो गौविषाण के उत्तर में था, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखना कि जो सुवर्ण गोत्र राज्य है ये हर्षवर्धन के टाइम पे एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, पहले से ही। उसके बाद इस राज्य को बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्त्री राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त।